नमस्कार साथियों, मैं मनीष बंसीवाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑनलाइन स्टडी ORG के YouTube चैनल पर। मेरे प्यारे मित्रों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 1857 के विद्रोह के कारणों के बारे में। और देखिए, हमने पिछली क्लास में भी 2 कारण कवर किए थे और उस कारणों से पहले हमने डिस्कस किया था राजस्थान में 1857 के विद्रोह से पहले के वातावरण के ऊपर कि भाई किस प्रकार का यहाँ पर शासन तत्काल में मौजूद था और किस प्रकार से शासन वर्ग अपना शासन कार्य संपन्न कर रहा था। तो जानकारी साथियों उसमें बहुत ही बेहतरीन थी। अगर आपने वह पार्ट नहीं देखा है तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे अवश्य वहां से देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं साथियों आज की इस क्लास की। तो देखिए साथियों, मैंने यहाँ पर लिखा है प्रमुख कारण जो कि 1857 के विद्रोह के कारण होते हैं, तो प्लीज आप इसे नोट करते हुए आगे बढ़िएगा। देखिए साथियों, मैंने यहाँ पर लिखा है कंपनी का रियासतों में बढ़ता हस्तक्षेप, और दूसरा कारण होता है शासक वर्ग का असंतोष। 2 प्रमुख कारण थे जो कि हमने पिछली क्लास में कवर किए थे, परंतु साथियों मैं फिर भी आपको उन जानकारियों को वापस से बताऊंगा ताकि आप एक बेहतरीन तरीके से पिछली क्लास का और इस क्लास का लिंक बैठा पाएँ, ताकि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आए। तो साथियों शुरुआत करते हैं इसकी। देखिए, मैंने पहला पॉइंट बताया है कि भाई कंपनी का रियासतों में बढ़ता हस्तक्षेप। आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि भाई कंपनी जिस तरीके से रियासतों के अंतर्गत अपना हस्तक्षेप कर रही थी या फिर रियासतों के आंतरिक मामलों में अपना हस्तक्षेप कर रही थी, इससे जो अपना रियासतें थी उनका शासक वर्ग, उसके सामंत वर्ग और उसके कई बड़े बड़े अधिकारी लोग चिंतित थे, क्योंकि कंपनी ने एक तरीके से पॉलिटिकल एजेंटों की नियुक्ति करते हुए पूरे शासन के अंतर्गत या फिर पूरे राज्य में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था। और पॉलिटिकल एजेंट एक ऐसा व्यक्ति था जो कि कंपनी का आदमी हुआ करता था, वह कंपनी के पक्ष में होने वाले निर्णय लिया करता था। तो आप देख सकते हैं कि भाई कंपनी का एक तरीके से पॉलिटिकल एजेंट अपने राज्य में आ चुका था और वह एक तरीके से हस्तक्षेप कर रहा था। आगे बात करी थी हमने शासक वर्ग का असंतोष। तो देखिए, शासक वर्ग का असंतोष का मतलब होता है कि भाई जब कंपनी सत्ता में आई थी या फिर कंपनी जब प्रभाव में आई थी, जब उसने संधि करी थी तो उसने कहा था कि भाई हम आपके राज्य की बाहरी सीमा की सुरक्षा करेंगे, परंतु कंपनी ने साथियों एक तरीके से पॉलिटिकल एजेंट के माध्यम से राज्य के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप स्टार्ट कर दी थी। तो इस प्रकार की जानकारी मैंने आपको बताई थी और इन सभी जानकारियों से शासक वर्ग चिंतित होता है। तो देखिए साथियों, इन दोनों ही पॉइंटों को अगर आप बेहतरीन तरीके से कवर करना चाहते हैं तो आप पिछली क्लास में जरूर जाइएगा, वहां पर आपको दोनों ही पॉइंट बड़ी ही सुंदर तरीके से मैंने पूरे डिटेल में आपके सामने एक्सप्लेन किए थे। तो शुरुआत करते हैं आज के अगले बिंदु के बारे में या फिर अगले कारण के बारे में, जो कि साथियों हमारा होता है सामंत वर्ग का असंतोष। देखिए, सामंत क्या होता है? तो सामंत एक तरीके से जो शासक होता है उसी की जाति के लोग होते हैं जो कि समाज में सभ्य होते हैं और थोड़े से बड़े होते हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं कि भाई आर्थिक स्थिति से सुदृढ़ हुए व्यक्ति होते हैं जिन्हें सामंत कहा जाता था। ठीक है, अब सामंतों का काम क्या था तो वो जानकारी मैं आपको पहले बताऊंगा, फिर उसके पश्चात में आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि भाई जो कंपनी का शासन स्थापित हुआ था उससे सामंतों को क्या नुकसान हुआ होगा। ठीक है, तो देखिए साथियों, मैंने बताया है कि भाई सामंत वर्ग का असंतोष। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, मैंने परिचय में दिया है कि भाई सामंत तत्काल में राज्य का आधार स्तंभ हुआ करते थे। आप समझ सकते हैं कि भाई सामंतों का राज्य में एक विशेष स्थान हुआ करता था और सामंतों के सहयोग से राजा अपना शासन कार्य संपन्न करता था। आगे बात करिए, पहले बिंदु के तहत मैंने बताया है, यानी कि इस पॉइंट के अंतर्गत ये पहला बिंदु है, तो आप इसे नोट कीजिए और एक तरीके से बेहतरीन प्रकार से अपने नोट्स को तैयार कीजिए, जिससे कि साथियों आपको आने वाले किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते समय अगर 1857 की क्रांति पढ़नी पड़े तो एक बेहतरीन तरीके से आपको नोट्स तैयार करे हुए मिलेंगे और आप उन्हें पढ़कर अपने एग्जाम में सफलता प्राप्ति कर सकेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला बिंदु होता है शासक सामंतों की सेना के सहयोग से युद्ध लड़ा करते थे। पहला पॉइंट आता है कि वह जो शासक वर्ग हुआ करता था इसके पास में तत्काल के अंतर्गत कोई बड़ी सेना नहीं हुआ करती थी। सेना होती थी परंतु छोटी मोटी सेना होती थी जिससे वह किसी युद्ध में विजय नहीं कर पाते थे। तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई सामंतों की सेना हुआ करती थी। ठीक है, सामंत होते थे, राज्य में बहुत सारे सामंत होते थे, तो वह अपनी अपनी सेना रखते थे। यानी कि मान लीजिए किसी सामंत के पास में 1000 है, किसी के पास में 2000 है, किसी के पास में 500 है, तो इन सभी सामंतों की सेना को मिलाकर शासक किसी भी युद्ध के लिए जाता था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भाई सामंतों की सेना के आधार पर शासक युद्ध करता था या फिर युद्ध लड़ता था। ठीक है, अगला पॉइंट आता है सामंतों के दरबार होते थे तथा वे कर यानी का मतलब टैक्स, ठीक है, कर ना देकर कर वसूल करने का कार्य किया करते थे। आप समझ सकते हैं कि भाई सामंत एक तरीके से कर ना देने वाले होते थे
और वह कर जो कि आम जनता होती थी उससे वसूल करते थे और पश्चात में अपना हिस्सा रखकर राजा को बाकी कर सौंप दिया करते थे। आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा है भूमि अनुदान व न्याय किया करते थे। तो देख सकते हैं कि भाई भूमि अनुदान का मतलब होता है कि भाई किसको कितनी भूमि देनी है या वह दान में देनी है या फिर किसी को बेचनी है, तो वो सारे काम का सामंत कर लिया करते थे और इनके दरबार होते थे, यानी कि वह न्याय का कार्य भी किया करते थे। आगे बात करते हैं तो मैंने लिखा है कि भाई राज्य की भूमि पर कभी कभी वे अतिक्रमण तक का भी कर लिया करते थे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि भाई सामंत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर सामंत राजा से नाराज हो जाएगा तो वह राजा उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि राजा को हर कार्य में सामंतों की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया है कि भाई सामंत भी निरंकुश होते थे और वे राज्य की भूमि पर अतिक्रमण कर लेते थे तथा अपना शासन कार्य स्थापित कर सकते थे। इस प्रकार के कारण होते हैं। इस प्रकार की जानकारियां जो मैंने सामंतों के बारे में बताई है आपको। अब देखिए आगे जानकारियां और भी हैं, आप उन्हें समझिए, फिर आपको पूरा चैप्टर एक बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा कि भाई इन सभी कारणों पर अंग्रेजों ने रोक लगा दी थी, इसीलिए एक तरीके से सामंत वर्ग में असंतोष था। तो देखिए साथियों, अगला कारण क्या होता है, तो इन सभी अधिकारों के अलावा भी सामंतों के कई विशेष अधिकार हुआ करते थे। तो समझ सकते हैं कि भाई इन जो मुख्य अधिकार हैं इनके अलावा भी सामंतों के कई सारे विशेष अधिकार थे जिन पर अंग्रेजों ने रोक लगा दी थी, और आपको देखने को मिलेगा आगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए कंपनी ने सामंतों के इन सभी अधिकारों को समाप्त कर दिया तथा सामंत पुनः अधिकार प्राप्ति हेतु प्रयास करने लगे थे। तो आप समझ सकते हैं कि भाई देखिए यहाँ पर कंपनी ने तो उनके अधिकारों को समाप्त कर दिया है और सामंत लोग हैं वह पुनः अधिकार प्राप्ति के लिए तैयार हैं कि भाई मैं वापस से अपने अधिकारों को प्राप्त करूं और अपने गौरव को पुनः प्राप्त कर सकूं। तो जब वह मौका देख रहे थे और जब क्रांति का आगमन होता है तो सामंत अपना बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सेदारी देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको फिर से बताता हूँ कि भाई सामंतों की सेना होती थी और जो शासक होता है वो युद्ध लड़ा करता था उनकी सेना के सहयोग से। परंतु आप देखेंगे भाई कंपनी के आगमन से कंपनी ने क्या कहा था कि भाई मैं आपके राज्य की रक्षा करूंगी बाहरी आक्रमणों से। तो आप देख सकते हैं कि भाई जब बाहरी जो आक्रमण होते हैं उनसे रक्षा का जिम्मा कंपनी के हाथों आ चुका है, तो अब शायद सामंतों की सेना की कोई जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए सामंतों ने देखा कि भाई हमारा एक प्रभाव तो कम हो चुका है। आगे देखते हैं तो भाई सामंतों के दरबार होते थे, वे कर ना देकर कर वसूल किया करते थे, परंतु कंपनी ने कह दिया कि भाई अब पॉलिटिकल एजेंट कर वसूल करेगा और आपको कर देना होगा और आपके कोई विशेष अधिकार नहीं है, आपका कोई दरबार नहीं होगा। तो साथियों इस प्रकार से देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो भूमि अनुदान व न्याय किया करते थे। तो देखिए कंपनी के आगमन पर कंपनी ने कहा कि भाई आपका कोई भूमि अनुदान का अधिकार नहीं है, अब अधिकार जो भी करना है शासक करेगा या फिर हम करेंगे। आगे बात करते हैं तो यह राज्य की भूमि पर अतिक्रमण कर सकते थे, परंतु अब देखिए सुरक्षा का जिम्मा अब आ चुका है कंपनी के अधीन। तो सामंत कंपनी से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थे, अगर वो अतिक्रमण करते तो कंपनी उनकी एक तरीके से उन्हें तहस नहस कर सकती थी। तो इसीलिए सामंत लोग डर चुके थे और वह आक्रमण नहीं किया करते थे, अतिक्रमण नहीं किया करते थे। ठीक है, आगे मैंने बताया है इन सभी अधिकारों के अलावा भी सामंतों के कई विशेष अधिकार हुआ करते थे जिन्हें कंपनी ने समाप्त कर दिया था, और इन समाप्ति के पश्चात में सामंत वर्ग पुनः अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने लगा था। इस प्रकार से साथियों मैंने आपको बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करी है, और अगर आपको जानकारियां बहुत ही बेहतरीन लगती हैं तो प्लीज़ आप क्लास को लाइक कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए और अपने सभी प्रियजनों में हमारी क्लास के बारे में जानकारियां बताया कीजिए कि भाई हमारे चैनल पर आपको बहुत बड़े ही बेहतरीन तरीके से कंटेंट दिया जा रहा है और आप उसे एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आइए साथियों शुरुआत करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है जनसाधारण का असंतोष, यानी कि भाई ये कंपनी का प्रभाव पूरे राज्य में स्थापित हो चुका है, तो जनसाधारण के मध्य में भी असंतोष है। वह भी चाहता है कि भाई एक तरीके से अंग्रेजों का शासन वापस से चला जाए और हमारे राजा का शासन कार्य स्थापित हो जाए। तो वे लोग भी इससे चिंतित थे और वे भी एक तरीके से मौके की तलाश कर रहे थे कि भाई जब भी विद्रोह करना पड़ेगा तो हम सबसे आगे रहेंगे और विद्रोह में ज्वाला लेकर हम आगे चलेंगे। तो साथ ही शुरुआत करते हैं इस पॉइंट की। मैंने बताया है जनसाधारण का असंतोष। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि भाई अंग्रेजों के अत्याचार से आम जनता भी त्रस्त थी तथा जनता द्वारा समय समय पर प्रमाणित भी किया गया। ठीक है, तो देख सकते हैं कि भाई आम जनता त्रस्त है और वह समय समय पर प्रमाणित करती है कि भाई हम लोग इससे नाराज हैं, अंग्रेजों के शासन से हम खुश नहीं हैं। तो इस प्रकार के उन्होंने कई सारे प्रमाण भी पेश किए थे। साथियों उसके आपको प्रमाण आगे देखने को मिलेंगे। तो देखिए मैंने बताया है कि भाई जनसाधारण ने अंग्रेजों के द्वारा सती प्रथा, देखिए मैं बताता हूं आपको वापस से, भाई जनसाधारण ने अंग्रेजों के द्वारा सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, पुनर्विवाह तथा ईसाई धर्म के प्रसार को गलत समझा तथा इसका पुनर्जोर उन्होंने विरोध किया था।
अब देखिए इस प्रकार के कार्यों को उन्होंने किस प्रकार से गलत समझा, तो वह सोचते थे कि भाई जो भारतीय संस्कृति है इसमें हमारे को कुछ प्रथाएं विरासत में मिली हुई है, इनका अगर कोई बाहरी व्यक्ति आकर विरोध करेगा तो वह समझते थे कि भाई जो व्यक्ति है यह बाहर से आया हुआ ये हमारा विरोधी है और हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति को यह समाप्त करना चाहता है और अपने देश में भी ईसाई धर्म की जड़ें मजबूत करते हुए हम सभी को ईसाई बनाने के लिए प्रयास कर रहा है। तो इस प्रकार की जानकारियां हमारे को मिलती है। अब देखिए अशिक्षित वर्ग या फिर अशिक्षित भारतीय समाज अंग्रेजों की नीतियों को भारतीय संस्कृति परिवेश के लिए गलत मानते थे। आप समझ सकते हैं कि भाई शिक्षित वर्ग तो समझ जाएगा कि भाई ये चीज़ें पहले से ही गलत है, जैसे कि पुनर्विवाह है तो ये तो सही है, अगर सती प्रथा है तो ये गलत चीज़ है, और बाल विवाह गलत चीज़ है, विधवा विवाह सही चीज़ है। तो अंग्रेजों ने जो गलत थी उसका गलत बताया और जो सही थी उसका समर्थन भी किया था, परंतु जो अशिक्षित वर्ग होता है समाज का वह नहीं जानता है इन चीज़ों का मतलब। तो वे लोग समझते थे कि भाई जो अंग्रेज आए हैं वह भारतीय संस्कृति और समाज पर हमला कर रहे हैं और वह इन सभी चीज़ों के द्वारा इन सभी चीज़ों में बदलाव करते हुए अपने राज्य की स्थापना यहाँ पर कर लेंगे या फिर अपने धर्म को बढ़ावा यहाँ पर दे देंगे। तो साथियों आप समझ सकते हैं कि वह जनसाधारण ने भी एक तरीके से असंतोष था और उन्होंने भी मौका पड़ने पर 1857 की क्रांति का इंतजार किया था, और जब यह क्रांति का आगाज हुआ था तो भरपूर सहयोग उन्होंने प्रदान किया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए हड़प नीति एक अगला पॉइंट आता है कि भाई जो कारण क्या थे, तो उन कारणों में एक होता है हड़प नीति, जिसे व्यक्तिगत सिद्धांत के नाम से भी हम जानते हैं। तो आप इसे नोट कीजिएगा। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है डलहौजी ने जुलाई 1852 को करौली के शासक नरसिंह पाल की निसंतान मृत्यु होने पर करौली को अंग्रेजी शासन में या फिर अंग्रेजों के अधीन कर लिया था। देखिए यहाँ पर मैंने बताया था तो मैं आपको फिर से बताता हूँ कि भाई जुलाई 1852 की घटना है। उन्होंने यानी कि लॉर्ड डलहौजी ने एक आदेश पारित किया। आदेश में था कि भाई किसी भी राज्य के अंतर्गत किसी शासक की जब मृत्यु होती है और वह निसंतान पाया जाता है तो उसके उत्तराधिकारी में उसका पुत्र ही बनेगा, परंतु वो उसके पुत्र तो है ही नहीं, तो उसका उत्तराधिकारी उसका भाई या फिर चचेरा भाई नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भाई उत्तराधिकार को समाप्त कर दिया गया, समाप्त हो चुका है, और इन्होंने घोषणा कर दी कि भाई अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जावे तो अंग्रेजी शासन ही उस राज्य का मालिक होगा या फिर असली हकदार होगा। तो आप देख सकते हैं कि भाई करौली के शासक नरसिंह पाल की जब मृत्यु होती है और वह निसंतान होते हैं तो उनकी मृत्यु पर एक तरीके से करौली राज्य को अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया था और वहां पर अपना राज्य स्थापित कर लिया था। तो देखिए इस घटना से राज्य के यानी कि पूरे राजस्थान के अन्य शासक वर्ग भी चिंतित हुए कि भाई आज हमारे उनके साथ में है तो कोई परिस्थिति कल हमारे साथ में भी बन सकती है। तो इस चीज़ से वे लोग भी नाराज होते हैं और वह अपने राज्य की सुरक्षा के लिए चिंतित होते हैं। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं और अगली चीज के बारे में बात करते हैं। देखिए मैंने यहां पर लिखा है साहित्यकारों का असंतोष व क्रांति में सहयोग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अंग्रेजों ने कई साहित्यकारों की देशभक्ति की भावना से प्रेरित होने वाली रचनाओं, उनके पत्रों और समाचार पत्रों पर रोक लगा दी थी। परिणाम स्वरूप देखिए क्या होता है, तो भाई साहित्यकारों ने जब भी उन्हें मौका प्राप्त हुआ था तो वो चाहते थे कि भाई हम अपनी आवाज़ को या फिर अपनी जानकारियों को आम जनता के सामने पेश कर सकें। तो देखिए परिणाम स्वरूप साहित्यकारों ने मौका मिलने पर अपनी रचनाओं के माध्यम से जनता के सामने अंग्रेजों व उनके सहयोगियों को बेपर्दा किया था। उनके सहयोगी में बात करते हैं तो जो शासक वर्ग होता है जो कि उनका सहयोग भी करता है, क्योंकि कई ऐसे शासक भी थे जो कि अंग्रेजों के अधीन थे, उन्होंने उनका भरपूर सहयोग किया था। तो साथियों देखिए ये सारी जानकारियाँ साहित्यकारों को होती थी। साहित्यकार बड़े पढ़े लिखे होते हैं, तो इस प्रकार की जानकारियाँ हमारे को बनती है। और उन साहित्यकारों में कौन थे, तो साहित्यकारों में सूर्यमल मिश्र, लक्ष्मीदान, बांकीदास, उज्ज्वल आदि थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो राज्य में कुल 6 छावनियाँ थी। देखिए साथियों अब यहाँ पर कारण पूर्ण हो चुके हैं। अब आज की इस जानकारियों में बेसिक जानकारियाँ कुछ कवर करते हैं। तो देखिए उन जानकारियों में होती है कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ कि भाई सबसे पहला विद्रोह कब हुआ था, सबसे पहला विद्रोह कहाँ हुआ था और किस प्रकार से हुआ था। साथ ही छोटी बड़ी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में कई बार, तो हम आज यहाँ पर ये कवर करते हैं छोटी जानकारियाँ, और कल से हम विधिवत रूप से एक तरीके से छावनियों के बारे में अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ बताया है कि भाई राज्य में यानी कि राजस्थान में कुल 6 छावनियाँ थी। अगर कौन कौन सी थी तो मैं आपको कल बताऊँगा। आप देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी की बात होती है, सबसे बड़ी छावनी कौन सी थी, तो यह थी नसीराबाद की। सर्वप्रथम विद्रोह भी यहीं पर हुआ था। कब हुआ था, तो 28 मई 1857 को यहाँ पर विद्रोह हुआ था। और अगर साथियों बात करते हैं भारत में विद्रोह के बारे में कि भाई भारत में सबसे पहले विद्रोह कहाँ पर हुआ था, तो वह हुआ था 10 मई 1857 को मेरठ में। साथियों मेरठ कहाँ पर है, तो यह उत्तर प्रदेश के
अंदर है, मेरठ है, ठीक है। अब बात करते हैं छोटी छावनी के बारे में, यानी कि राजस्थान में सबसे छोटी छावनी कौन सी थी, तो देवली छावनी थी, जो कि सबसे छोटी छावनी थी। अगर बात करते हैं कौन सी 2 छावनियाँ थी जिन्होंने विधिवत रूप से या फिर एक तरीके से प्रत्यक्ष रूप से इस क्रांति में सहयोग नहीं किया या फिर इसमें हिस्सा नहीं लिया था, तो अगर बात करते हैं तो उनके आंसर होंगे खेरवाड़ा और ब्यावर छावनियाँ थी, जो कि इसमें हिस्सा नहीं लेती है। आपको साथियों मैं कल बताऊंगा कि भाई इसके कारण क्या थे कि भाई 2 छावनियों ने इनमें हिस्सा नहीं लिया था। आगे बात करते हैं तो देखिए सबसे बड़ा विद्रोह कहाँ पर हुआ था, तो सबसे बड़ा विद्रोह हुआ था कोटा राज्य में। साथियों देखिए यहाँ पर कोई छावनी नहीं है, परंतु इस राज्य में विद्रोह हुआ था और ये एक तरीके से जन विद्रोह था। छावनी नहीं है तो सैनिक होंगे ही नहीं, और सैनिक नहीं होंगे तो विद्रोह कौन करेगा, वहाँ पर करेगी जनता करेगी, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बताया था भाई जनसाधारण का असंतोष, तो वो असंतोष यहाँ पर निकल कर आता है कि भाई कोटा के अंतर्गत जनसाधारण ने विद्रोह किया था। और साथियों स्थितियाँ ऐसी बनती है कोटा में कि भाई शासक को एक तरीके से कैद कर लिया जाता है और वहाँ पर कई महीनों तक जनसाधारण के द्वारा शासन कार्य संपन्न किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने आज की इस क्लास को समाप्त किया है और मैं उम्मीद करता हूं आपको जानकारियां जो मैंने बताई हैं वो बहुत ही बेहतरीन लगी होगी। तो प्लीज़ साथियों क्लास को लाइक कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए, अपने सभी साथियों में हमारी क्लास के बारे में जानकारियां बताया कीजिए कि भाई हम यहाँ पर बड़े ही बेहतरीन तरीके से, बड़े ही सुंदर तरीके से अध्ययन कर रहे हैं, जो कि आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और मैं अपने कंटेंट में साथियों ऐसी जानकारियाँ, ऐसे फैक्चुअल डाटा लेकर आता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और मान लीजिए अगर एग्जाम में साथियों वो जानकारी ना भी आए तो आपको एक अवेयर पर्सन के तौर पर उन्हें ज्ञात में होना चाहिए। साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।